हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे आप लोग, और आप लोगों का जो क्रैश कोर्स चल रहा है वो भी सुपर फॉर्म में एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक, तो आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है लॉजिक गेट्स का। तो उस पर जो कॉन्सेप्ट सीखे थे उस पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल किए हुए थे लास्ट क्लास में, 3 या 4 न्यूमेरिकल, और एक न्यूमेरिकल आपको अभी दिख रहा होगा। ये जो कल कवर किए थे, कल कौन सा क्लास कवर करे थे हम? लॉजिक गेट में जो फर्स्ट क्लास था वो बेसिक गेट्स पर था। बेसिक गेट कौन सा होता है सर? तो एंड गेट, ऑड गेट एंड नॉट गेट, इस तीनों के बारे में अच्छी तरह से पढ़े थे, पूरी तरह से कंप्लीटली, और उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल किए थे। उसी का न्यूमेरिकल एक दिख रहा होगा आपको ये व्हाइट बोर्ड पे, और इस न्यूमेरिकल को जल्दी से आप सोल्व कीजिए। क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल में? तो ये देखिए, ये 3 इनपुट है, ए बी सी, ऑड गेट, नॉट गेट, ऑड गेट, एंड गेट और आउटपुट एक्स। पूछ रहा है द आउटपुट एक्स ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर। ये मिट चुका है थोड़ा सा, शोन इन द फिगर। ओके, फिगर में जो दिख रहा है एक्स, उसको आउटपुट फाइंड करना है, आउटपुट इस लॉजिक सर्किट का। क्या? ए प्लस बी सी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है बी सी, सी ऑप्शन है ए बी, और डी ऑप्शन है ए बी प्लस सी। कैसे फाइंड कीजिएगा? सिंपल था, जब भी इस तरह का सर्किट दिखे आपको तो सिंपल सा जितना पढ़े हैं ऑपरेशन उसी को फर्दर एक्सटेंड कीजिएगा, अपने आप आउटपुट पे आ जाएगा। और आउटपुट पे जो भी एक्सप्रेशन आएगा बूलियन फंक्शन, तो आपको उसको हम सॉल्व करना अच्छी तरह से बता चुके हैं, बस उसको मिनिमाइज करके लेके आना है और आपका इसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। ओके, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले करेंगे क्या? तो ये ए है, ये बी है, यहाँ से बी जा रहा है तो ये नॉट गेट लगा है। कौन सा गेट है? ये नॉट गेट है। तो बी जा रहा है तो आउटपुट कितना हो जाएगा इसका? बी बार हो जाएगा। नॉट गेट तो यही देता है, कंप्लीमेंटेड आउटपुट देता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? हम इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टर भी बोलते हैं। नॉट गेट को क्या बोला जाता है? इन्वर्टर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी इनपुट देता है उसको इन्वर्टेड फॉर्म में ये आउटपुट पे देता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे अगर बी दिए तो यहाँ क्या दिया? बी बार दिया। अब देखिए ये तो कौन सा गेट है? ऑड गेट है, तो ए प्लस बी बार ऑड ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। तो ऑड ऑपरेशन क्या होता है? ए प्लस बी बार दोनों को ऐड कर देता है, एडिशन परफॉर्म कर देता है, और ऑपरेशन में तो यही होता है। ओके, चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से देखिए बी आ रहा है और यहाँ से क्या? सी जा रहा है। तो बी और सी ये और गेट है, तो यहाँ पे कितना जाएगा सर? बी प्लस सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हम आपको बताए थे जब भी वेरिएबल का नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ जाए किसी में, किसी भी एक्सप्रेशन में, यहाँ देखिए बढ़ गया, 2 तो हो गया, तो इसको तो इजीली टैकल कर सकते हैं। लेकिन आप इसको भी अगर टैकल नहीं करना चाहते हैं तो इसको एक नया नाम दे दीजिए और बाद में फिर इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आउटपुट पे जाके आंसर आ जाएगा। उसको सिंप्लीफाई करने में, आपको सोल्व करने में ईजी हो जाएगा इससे। तो इसका हम एक नया नाम देते हैं, क्या? इसको पी दे देते हैं, इसको दे देते हैं क्यू। अब देखिए यहाँ पे आ गया पी और यहाँ पे आ गया क्यू, और ये कौन सा गेट है? ये है आपका एंड गेट। ओके, तो यहाँ एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, तो पी और क्यू का एंड ऑपरेशन क्या हो जाएगा? पी इज टू क्यू, और ये यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये देखिए डायरेक्ट यहाँ से कनेक्टेड है। और ये फिर कौन सा गेट है? एंड गेट, एंड गेट ही है। तो ये पी इज टू क्यू तो यहाँ आ चुका है, और यहाँ से क्या आ रहा है? ये देखिए बी का यहाँ से कनेक्शन है, ये वायर देखिए ऊपर से क्या हुआ है, इसीलिए इस तरह से दिखाया गया है। यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ पे क्या आ रहा है? बी आ रहा है सर। तो यहाँ पे जो एक्स का जो एक्सप्रेशन आएगा कितना आ जाएगा? इस दोनों का P इंटू क्यू और B का एंड ऑपरेशन, तो क्या हो जाएगा? P इंटू क्यू इंटू बी। अब P और Q का वैल्यू पुट कर दीजिए। किसको माने थे? P था A प्लस बी बार, पुट कर दीजिए A प्लस बी बार। Q कितना था? Q था B प्लस सी, पुट कर दीजिए B प्लस सी, और बाहर में कितना है ऑलरेडी? B तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? अब इसको सॉल्व करना है। देखिएगा इसमें आंसर दिखेगा आपको। तो पहले इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इस दोनों का ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो इससे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ए बी प्लस ए सी। सही से कीजिएगा, गलतियां हो जाती है यहाँ पे। अब बी बार से दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? बी इज टू बी बार प्लस बी बार इंटू सी, और बाहर में क्या है? बी तो प्रेजेंट है तो उसको तो प्रेजेंट रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बी से सबको क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन पहले दिख रहा है ये देखिए, इसको देख के क्या रहा है? बी और बी बार, कोई भी वेरिएबल हो, ए और ए का कंप्लीमेंट, दोनों का जो प्रोडक्ट करते हैं, दोनों में जो एंड ऑपरेशन होता है कितना देता है? 0। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। तो इसका तो गेम ओवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए और बी, तो आपको हम बताए थे प्रॉपर्टी जब बताए थे, बी इज टू बी कितना देता है? हमेशा बी ही देता है। जो वेरिएबल है उसको उसी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, उसी के साथ एंड ऑपरेशन करेंगे तो क्या देगा? वही वेरिएबल देगा। तो देखिए ए बी और बी करेंगे तो कितना? ए बी ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ए बी सी, ये तो ठीक है, यहाँ तो तीनों वेरिएबल अलग अलग है। यहाँ देखिए फिर बी बी बार सी, क्या?
बी बी बार सी, फिर देखिए बी से बी कंप्लीमेंट कितना देगा 0, और 0 से सी को मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 ही आएगा। बस कितना गया ए बी प्लस ए बी सी। इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो सर ए बी कॉमन दिख रहा है, बाहर कर लीजिए। तो ए बी बाहर कीजिएगा तो यहाँ 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा सी बचेगा, और 1 प्लस समथिंग कितना देता है, हमेशा 1 देता है। यहाँ पे लिख रहे हैं 1 प्लस समथिंग हमेशा 1 ही देता है, पता है आपको। और 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना वही ना आएगा, तो ए बी एज इट इज रह जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए प्लस बी सी नॉट करेक्ट, बी सी नॉट करेक्ट, ए बी सी इज द करेक्ट, डी इज नॉट करेक्ट। तो ए बी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक्स गेट्स का फंडा अप्लाई करके बस क्वेश्चन लर्न। और ये क्वेश्चन ईएससी का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ईएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए बेसिक्स को अच्छी तरह से पहले कॉन्सेप्ट जान लीजिए, फिर उस पर क्वेश्चन पे अटैक कीजिएगा, आराम से बनने वाला है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। और जिसका खुद से सॉल्व किए होंगे सही आया होगा आंसर, मैच कर गया, उसके लिए वेल एंड गुड, थम्स अप उसके लिए। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे स्विच करते हैं। क्या, तो कल जो लास्ट क्लास में अपन लोग पढ़े थे नोट गेट के बारे में, और मैंने बोला था आपको जो नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में या नेक्स्ट सेशन जब भी होगा, जब भी क्या हर डे हो रहा है, तो उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ नोट गेट पढ़ेंगे। तो सर क्या एप्लीकेशन होता है नोट गेट का, तो हम बताए थे मल्टी वाइब्रेटर में। अब मल्टी वाइब्रेटर में कौन कौन सा होता है, तो बाई स्टेबल, मोनो स्टेबल एंड अस्टेबल। अब ये तीनों होता क्या है सर, पहले तीनों के बारे में जान लेते हैं। किन तीनों के बारे में, तो नोट गेट पढ़ लिए थे, इसमें हम पढ़ रहे हैं मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर, और इसमें तीन है, तीन टाइप पढ़ना है मुझे। कौन कौन सा, सबसे पहले पढ़ना है मुझे बाई स्टेबल, मल्टी वाइब्रेटर को शॉर्ट में MBT लिख रहे हैं। ओके, इसके बाद मोनो स्टेबल MBT, इसके बाद अस्टेबल। देखिए ये सब आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़िएगा उसमें भी ये सब पढ़ने को मिलेगा आपको, तो टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे हम वही चीज़ बताएंगे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज़ें होगा। अब वहाँ पे हम सर्किट डायग्राम तो इसका बनाएंगे नहीं, यहाँ पे जिस तरह का सर्किट है, क्योंकि सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन ऑफ नोट गेट है तो नोट गेट इसके सर्किट में ही लगा रहेगा, नोट गेट के बिना तो ये बनने ही वाला नहीं है। ओके, तो ये हम देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या है, बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो बाय मतलब क्या होता है जानते होंगे आप लोग, बाय स्टेबल, बाय मतलब टू, और स्टेबल मतलब तो जानते हैं स्टेबल स्टेट। हर इंसान चाहता है अपने आप को स्टेबल करना, हर डिवाइस चाहता है अपने आप को स्टेबल करना, सब चाहता है स्टेबिलिटी को कंप्लीट फुलफिल कर लें और अपने आप को स्टेबल मोड में आ जाए। वहाँ उसके बाद कोई मोह माया नहीं, सब अलग हो जाए, अलग हो, सब चीज़ से अलग हो जाना है। इसी तरह से सर्किट के केस में भी होता है बाय स्टेबल, मतलब इसमें दो स्टेबल स्टेट है, इसमें दो स्टेबल स्टेट, समझिएगा इसको। इट हैज टू स्टेबल स्टेट, टू स्टेबल स्टेट। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पता है स्टेट क्या होता है, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। यही दो स्टेबल स्टेट होता है, यही होगा ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो भी होगा बाय स्टेबल में दोनों स्टेबल स्टेट होगा, मीन्स 0 भी स्टेबल होगा, 1 भी स्टेबल होगा, ट्रू भी स्टेबल होगा, फॉल्स भी स्टेबल होगा। अब सर ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, जो आप स्टेबल क्या कर रहे हैं, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। सर स्टेबल का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ, ये मान लीजिए कहीं कोई नोट गेट है, नोट गेट है, ठीक है, कोई नोट गेट। हम नोट गेट अभी नहीं लगता, अभी हम पहले इसको समझते हैं, फिर हम नोट गेट बना के दिखाएंगे ये कैसे बनेगा। ये देखिए कोई स्टेट है एक 0, लेट मान लेते हैं 0 पे कोई है, ठीक, 0 पे, 0 स्टेट पे है। अब देखिए 0 से फिर कहाँ जाएगा, दो स्टेट होगा, एक 0 एक होगा 1, यही होगा। फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा 1। ओके, मीन्स अब इसका अगर डायग्राम, इसका वेब फॉर्म बनाए तो ये देखिए 0 1 फिर से 0 फिर से 1, यही चलता रहेगा कंटिन्यू, फिर से 0 फिर से 1 कंटिन्यू चलता रहेगा ये फर्दर। इसका मीनिंग क्या हुआ,
अगर इसका ये बाय स्टेबल स्टेट है, मीन्स दोनों स्टेबल स्टेट है, 0 भी और 1 भी। तो अगर ये 0 पे है, अगर ये कोई सर्किट है, मान लीजिए ये अगर 0 पे है, तो 0 पे अपने आप को होल्ड करेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, 0 पे है 0 पे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 इज स्टेबल स्टेट। 0 इसका कौन सा स्टेट है? स्टेबल स्टेट है। तो अपने आप को उसी स्टेबल स्टेट में रहेगा, क्योंकि आप अभी हम बताए थे सब चाहता अपने आप को स्टेबल स्टेट में रहना। तो इसमें दोनों स्टेबल स्टेट है, इट हैज़ 2 स्टेबल स्टेट। कौन कौन सा? एक 0 और एक 1। तो ये 0 पे रहेगा। अब इसको 1 में जब जाना होगा तो सर कैसे जाएगा? तो एक इनपुट अप्लाई किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिगरिंग। क्या बोलते हैं? ट्रिगरिंग। तो 0 को जब ट्रिगर करेंगे तो ये 0 से कहाँ जाएगा? 1 पे जाएगा, और फिर 1 पे अपने आप को होल्ड कर लेगा और 1 पे ही रहेगा, क्योंकि 0 भी इसका स्टेबल स्टेट है और 1 भी इसका स्टेबल स्टेट है। फिर ये 1 पे ही रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 भी स्टेबल है, 1 भी स्टेबल है, इसलिए या 0 पे भी रह सकता है ये और 1 पे भी रह सकता है, दोनों तरह उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर सर ये चेंज कैसे होगा? तो फिर जब ट्रिगरिंग इसको कर देंगे, क्या? ट्रिगर कर देंगे तो ये कहाँ से चला जाएगा? 0 पे चला जाएगा, और फिर ये 0 पे अपने आप को रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको, क्योंकि 0 भी इसका स्टेबल स्टेट है। फिर जब इसको चेंज करना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रिगर करना पड़ेगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा कंटिन्यू सीक्वेंस में, 0 भी स्टेबल 1 भी स्टेबल। अगर स्टेट चेंज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ट्रिगर करना पड़ेगा मुझे बार बार। तो सर ये इस तरह का प्रोसेस होता किस में? इस तरह का प्रोसेस होता कहाँ है? एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल है इसका, बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल इज योर फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप इज योर एग्जाम्पल ऑफ बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। फ्लिप फ्लॉप में यही होता है। फ्लिप फ्लॉप में 2 स्टेबल स्टेट होता है, एक 0 दूसरा 1। अब सर 0 और 1 क्या? 0 पे मान लीजिए है, ये मान लीजिए 0 स्टेबल स्टेट है, ये 0 पे है तो 0 पे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब इसको मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा ट्रिगर, यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे ट्रिगर, और इसको चेंज करके हम 1 पे रख देंगे तो ये 1 पे ही रहेगा, आराम से 1 पे ही रहेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है इसको 1 में रहने में। फिर इसको चेंज करना पड़ेगा तो फिर यहाँ इस पॉइंट पे जाके मुझे ट्रिगर करना पड़ेगा, और जब ट्रिगर करेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा? 0 पे आ जाएगा। फिर चेंज करेगा तो फिर ट्रिगर करना पड़ेगा। मतलब इसको स्टेट को चेंज करने के लिए मुझे किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? बार बार ट्रिगरिंग करने पड़ेगी, तभी जाके इसका स्टेट चेंज होगा। तो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में अपने आप को होल्ड करेगा। दैट इज कॉल्ड बाय स्टेबल स्टेट, मीन्स इट हैज 2 स्टेबल स्टेट, आइदर 0 और 1। एग्जाम्पल इज फ्लिप फ्लॉप। ओके, इतना समझ में आ गया? अब चलते हैं दूसरे का बात करते हैं। ये तो बात हो गया बाय स्टेबल का। अब देखिए, अब चलते हैं मोनो स्टेबल क्या होता है सर? तो पता है मोनो मीन्स क्या होता है? एक। मोनो मीन्स क्या होता है? एक। बोलता है ना मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। मोनो मीन्स क्या होता है? एक। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इट हैज 1 स्टेबल स्टेट, 1 स्टेबल स्टेट। इसमें एक ही स्टेबल स्टेट होता है। तो सर दूसरा क्या होता है? तो ये मान लीजिए लेट्स एज्यूम कर लेते हैं हम, 1 जो है इसका स्टेबल स्टेट है, तो दूसरा जो स्टेट होगा क्या होगा? 0। तो 0 को हम क्या बोलेंगे? तो जो 0 होता है उसको अस्टेबल या क्वासी स्टेबल बोल दिया जाता है। 0 जो होता है इसको बोला जाता है अस्टेबल या फिर क्वासी स्टेबल स्टेट। क्वासी स्टेबल स्टेट, याद रखिएगा इसको। जो दूसरा जो स्टेट होता है इसमें उसको क्वासी स्टेबल स्टेट बोला जाता है। इसमें एक ही स्टेबल स्टेट है। मान एज्यूम कर लिए, जो पता है 2 ही स्टेट हो सकता है, या तो 0 या तो 1। तो हम एज्यूम कर लेते हैं 1 अगर स्टेबल स्टेट है तो दूसरा भी तो स्टेट है इसका, कौन सा? 0। तो 0 को हम क्या बोलेंगे? क्वासी स्टेबल बोलेंगे 0 को हम। ठीक, ये क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब इसमें क्या होगा सर? इसमें कैसे चलेगा? तो आप सुने होंगे मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में हो प्रोसेस कैसे होता होगा। मोनोपल्स जो जनरेट होता है मोनोपल्स जनरेटर में, तो इसी का एग्जांपल है मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का ही एग्जांपल है क्या? इसका एग्जांपल है मोनोपल्स जनरेटर। आप नाम सुने होंगे मोनोपल्स जनरेटर, ये आपको कॉलेज में भी पढ़ने को मिला होगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है। तो ये होता क्या है ये समझिएगा। यहाँ पे क्या बोले? 1 स्टेबल स्टेट है सर, और 0 क्या है? क्वासी स्टेबल स्टेट है। एक ही स्टेबल है तो एक अनस्टेबल स्टेट है। तो ये हमेशा चाहेगा कहाँ जाके रहना? अपने आपको स्टेबल स्टेट में जाके रहना, क्योंकि सब चाहता है अपने आप को क्या? स्टेबल स्टेट में जाना। अब देखिए इसका जो वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए,
ये मान लीजिए 1 है, क्योंकि 1 को हम स्टेबल माने हैं, 1 है तो ये 1 में ही रहना चाहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अपने आप को 1 है ये, और ये 1 में ही रहना चाहेगा, क्योंकि 1 इसका स्टेबल स्टेट है, ये चाहेगा ही नहीं 1 को छोड़ना। तो सर 1 से दूर, मतलब 1 को छोड़ेगा कैसे? 1 को अब मान लीजिए 1 से हटना होगा इसको, तो 1 को छोड़ के ये जाएगा कैसे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो इसके लिए क्या अप्लाई करते हैं? जब भी आपको स्टेट चेंज करना होता है तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ता है? ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, यही तो करते हैं ना। अब देखिए यहाँ मान लीजिए इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे इसका स्टेट को चेंज करना है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्या? ट्रिगरिंग, ट्रिगर अप्लाई करेंगे और इसके स्टेट को चेंज करेंगे। ये अभी 1 है तो क्या चला जाएगा? 0 पे चला जाएगा, और कुछ टाइम के बाद, ट्रिगरिंग के तो 0 कुछ ही टाइम में रहेगा ना, और कुछ टाइम के बाद मान लीजिए टीडी टाइम मान लेते हैं, टीडी टाइम के बाद फिर से ये अपना स्टेबल स्टेट पे चला जाएगा, क्योंकि ट्रिगरिंग कुछ टाइम के लिए ही कीजिएगा आप। तो ये जो टाइम होगा कितना, मान लीजिए टीडी टाइम के लिए ट्रिगर किया, तो टीडी टाइम के बाद ये फिर से अपने स्टेबल स्टेट पे चला जाएगा। ये 0 होगा कुछ देर के लिए, कुछ ही टाइम में आएगा, लेकिन ये तो इसका क्या है? अस्टेबल स्टेट है। तो वो कोई भी चीज़ क्या अस्टेबल स्टेट में तो रहना चाहता नहीं है, अपने आप को स्टेबिलिटी पे जाना चाहता है। तो इसका स्टेबल स्टेट क्या है? 1, तो फिर से कहाँ चला जाएगा? ये 1 पे चला जाएगा, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसे ही ये होगा, फिर से ये ट्रिगर कीजिएगा, जब यहाँ पे आप ट्रिगर अप्लाई कीजिएगा, तो ये फिर से मोनोपल्स बनेगा, फिर से ऐसे चला जाएगा। तो यही जो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो मोनोपल्स बन गया, इसको क्या बोलते हैं? मोनोपल्स बन गया। और इसका कितना है ड्यूरेशन, कितना है? ये टीडी ले लिया है, मान लिया टीडी टाइम के लिए, तो ये टीडी हो गया, इसका क्या टाइम ड्यूरेशन हो गया? मोनोपल्स का टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया? टीडी हो गया। और यही जो चीज़ होता है इसी को बोलते हैं मोनोपल्स जनरेटर। तो मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का एग्जाम्पल है मोनोपल्स जनरेटर। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का, सॉरी, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का एग्जाम्पल था फ्लिप फ्लॉप, उसमें 2 स्टेबल था, 0 भी 1 भी, और इसमें देखिए एक ही स्टेबल स्टेट है, 1 इज ओनली स्टेबल। तो इसीलिए ये सर्किट को जब भी 0 पे ले जाएंगे तो कुछ टाइम के लिए तो जाएगा, लेकिन फिर से अपने आप को कहाँ स्टेबल स्टेट में लेके आ जाएगा, फिर से जाएगा जब करेंगे ट्रिगर अप्लाई करेंगे तो। और ये एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, फिर वो अपने आप को स्टेबल स्टेट में चला जाएगा, और इसी तरह से कंटिन्यू फर्दर एक्सीड करता जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। ओके, ये आ गया किसका? ये हो गया आपको मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी देखिएगा, बस इस चीज़ को समझ लीजिए। आपको हम भी बताएंगे क्वेश्चन कैसे आता है। पहले इस जो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, इसके बाद हम इस सब चीज़ों को क्वेश्चन के थ्रू भी बताने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है जब थ्योरी टाइप का क्वेश्चन फ्रेम है तो ये सब चीज़ें नॉलेज में रहेगा, तभी आप टिक कर पाइएगा। अब देखिए, अब तीसरा क्या है, इसमें कितना था? इसमें तो 2 स्टेबल स्टेट, घट ही रहा है स्टेबिलिटी। यहाँ पे हो गया 1 स्टेबल स्टेट, 1 स्टेबल और 1 क्वासी स्टेबल, या अस्टेबल बोलते हैं इसी को, कोई दिक्कत नहीं। ये है अस्टेबल, मीन्स एक भी इसमें स्टेबल स्टेट नहीं है, लिखते हैं नो स्टेबल स्टेट। मीन्स सर इसमें तो कोई स्टेबल नहीं है, कभी 0 कभी 1, कभी 0 कभी 1, कभी 0 कभी 1, कभी 0 कभी 1, ऐसे ही चलता रहेगा। कैसे? ये देखिए, मान लीजिए 0 से स्टार्ट किया, 1 पे जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा, फिर से 1, फिर से 0, फिर से 1, फिर से 0, फिर से 1, फिर से 0, कंटिन्यू चलता रहेगा। ये मान लेते हैं टीडी टाइम के बाद, जैसे अभी टीडी टाइम में मोनोपल्स जनरेट हो रहा था, तो मोनोपल्स क्या जनरेट होता है? ये मान लीजिए स्टेबल स्टेट 1 था इसका स्टेबल स्टेट, और जब ट्रिगरिंग अप्लाई करे तो ये 0 कुछ देर के लिए फिर से 1 हो गया। और ये टाइम डिले कितना था? ये टाइम कितना? टाइम ड्यूरेशन, डिले नहीं, टाइम ड्यूरेशन कितना था? टीडी। हम एज्यूम किए थे टीडी टाइम के लिए क्या ये ट्रिगरिंग अप्लाई किए, क्योंकि जितना टाइम के लिए यहाँ पे ट्रिगर अप्लाई होगा उतना ही ड्यूरेशन का यहाँ पे मोनोपल्स बनेगा। तो देखिए ये तो कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं है, तो ये कभी 0 पे रहेगा, कभी कुछ टाइम के लिए 1 पे रहेगा, फिर 0 पे आ जाएगा, फिर 1 पे रहेगा, 0 पे रहेगा, फिर 1 पे, ये चलता रहेगा। मतलब इसका कहीं एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कहीं वो फिक्स बैठेगा ही नहीं, क्योंकि ये इसका कोई स्टेबल स्टेट ही नहीं है, और ये चीज़ कंटिन्यू चलता रहेगा। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर वेव जनरेटर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, स्क्वायर वेव जनरेटर। तभी स्क्वायर वेव जनरेट होता है, कुछ टाइम के लिए 0, कुछ टाइम के लिए 1, कुछ टाइम के लिए 0, कुछ टाइम के लिए 1। तो ये दोनों का ड्यूरेशन सेम ही है, हम सेम ही मान लेते हैं। टीडी टाइम के लिए 0, टीडी टाइम के लिए 1,
टी डी टाइम के लिए 0, टी डी टाइम के लिए 1। और कंप्लीट जो बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी डी प्लस टी डी दैट इज 2 टी डी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1 प्लस एफ इक्वल टू 1/t, 1/2 टी डी, ये हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी। इस स्क्वायर वेव जनरेटर का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ये। ओके और फ्रीक्वेंसी पूछता है एग्जाम में पूछता है फ्रीक्वेंसी कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, ये सब क्वेश्चन जब देखेंगे तो ये सब सारी चीज़ें। तो वही बेसिक्स फार्मूला, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड निकालना बिल्कुल आसान है। ये कोई स्क्वायर वेव है तो कितना, ये देखिए 1 साइकिल में जितना रिपीट करेगा वही हो जाएगा। तो 0 1 यही तो है ना कंप्लीट, 2 ही स्टेट है 0 1। तो 0 1 में टोटल टाइम कितना लग रहा है, टी डी प्लस टी डी 2 टी डी। तो ये होगा टोटल टाइम पीरियड, और टोटल टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो एफ इक्वल टू 1/t कर देंगे, और यहाँ से निकल जाएगा क्या, यहाँ से निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी। ओके चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। ये हो गया अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब देखिए, अब सर क्वेश्चन कैसे आएगा, अब पता कैसे चलेगा कब मोनोस्टेबल है और कब अनस्टेबल है, ये तो सर पता ही नहीं चलेगा। पता चलेगा ना, अभी देखते रहिए सब कुछ पता चलेगा आपको, जो कब अनस्टेबल है कब मोनोस्टेबल है। तो टॉपिक का नाम लिखिएगा हाउ टू मेक बाइस्टेबल एंड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ये MBT है। मतलब कैसे बनाएंगे मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल, तो सिंपल सी बात है, नोट गेट से ही बनेगा। नोट गेट का ही यूज करना पड़ेगा इसमें, चाहे मोनोस्टेबल बनाए चाहे बाइस्टेबल बनाए। ये तो पता है जो क्या यूज होगा यहाँ पे यूज क्या होगा, यहाँ पे यूज होने वाला केवल और केवल नोट गेट। ओके तो अब देखिए याद रहेगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये देखिए क्या है, ये नोट गेट ही लगा हुआ है। कौन सा गेट लगा हुआ है, नोट गेट ही लगा हुआ है, और यहां से एक लूप लगा हुआ है। देखिएगा इसको, ये इनपुट और ये हुआ आपका आउटपुट। इसको समझने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं। आप बफर का नाम सुने होंगे, किसका सर, बफर का नाम सुने होंगे। बफर क्या होता है सर, तो ये नोट गेट होता है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह का होता है। ये तो नोट गेट होता है, 0 दिए आउटपुट में 1 दिया, 1 देगा इनपुट में तो आउटपुट में 0 देगा। इस तरह का जो होता है इसको नोट गेट बोलते हैं, या इसी को इन्वर्टर बोला जाता है। ओके या इसी को बोला जाता है इन्वर्टिंग बफर, सब नेम है इसका, लैंग्वेज में डाल देगा तो समझ में आना चाहिए। इन्वर्टिंग बफर इसी को बोलते हैं, नोट गेट को ही बोलते हैं इन्वर्टिंग बफर। अब सर बफर क्या होता है, अभी आप बोले बफर, तो बफर होता है जो हम इनपुट पे अप्लाई करेंगे वही एज इट इज और आउटपुट पे मिलना चाहिए। तो कैसे होता है, तो इस तरह से होता है इसका सिंबल बफर का। यहाँ पे अगर 1 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा। मान लीजिए इसका टाइम डिले t है, तो 1 अप्लाई करेंगे तो टी जितना डिले टाइम है उसके बाद आउटपुट पे वही दिखेगा। अगर 0 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट पे 0 ही दिखेगा, कितना टाइम के बाद, टी जो डिले होगा। यहाँ पे भी वही है, मान लेते हैं इसका टी टाइम डिले है, तो 0 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट पे कितना दिखेगा, नोट गेट लगा हुआ है तो टी के पास मतलब जितना टाइम ड्यूरेशन होगा टी का डिले टाइम उतना के बाद आउटपुट पे 1 दिखेगा। 1 अप्लाई करेंगे तो टी टाइम के बाद कितना 0 दिखेगा। लेकिन बफर में क्या होगा, 1 अप्लाई करेंगे तो 1 ही दिखेगा, 0 अप्लाई करेंगे तो 0 ही दिखेगा। यही होता है बफर का गेम, मतलब एज इट इज जो इनपुट पे देंगे वही आउटपुट पे जाएगा। ओके तो इसका कभी कभी नोट गेट को बोला जाता है इन्वर्टिंग बफर, तो पता होना चाहिए आपको ये सारी चीजें। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये अप्लाई है, 2 नोट गेट है, इनपुट है आउटपुट है, और ये फीडबैक लगा हुआ है। ऐसे इनपुट से आउटपुट पे फीडबैक लगा हुआ है। ओके अब देखिए एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, ओके हम यहाँ पे 0 अप्लाई करते हैं, इनपुट पे 0 अप्लाई किए, देख लीजिएगा इनपुट पे 0 अप्लाई किए, तो 0 अप्लाई किए तो ये नोट गेट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 0 देंगे तो 1 ही आएगा। अब ये 1 फिर से यहाँ से जब जाएगा इससे पास करेगा, मान लेते हैं इसका टाइम डिले कितना है टी और इसका भी टाइम डिले कितना है टी
कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं, हम टी डी मान लेते हैं, आप भी टी डी मान लीजिए, कोई बोले 2TD मान ले, बिल्कुल मान लीजिए, जब मानना है तो कुछ भी मान सकते हैं। 1 और यहाँ पे कितना आएगा, फिर से 0 आएगा, यही आएगा। अब देखिए यहाँ से फीडबैक नहीं था, यही 0 फिर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से ये 0 यहाँ पे 1 जाएगा, बन जाएगा, फिर ये 1 यहाँ पे कितना 0 बन जाएगा, और फिर से ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता ही रहेगा ऐसे, यही तो हो रहा है ना। तो t = 0 सेकंड पे जब 0 अप्लाई किए तो यहाँ पे कितना मिला 1, और यहाँ पे कितना मिला 0, तो समझिएगा यहाँ पे, लेकिन कितना टाइम के बाद मिला यहाँ पे 1, जितना टाइम डिले होगा इसका कितना है डिले टाइम, TD, तो TD टाइम के बाद यहाँ पे 1 मिलेगा, फिर TD टाइम के बाद यहाँ पे 0 मिलेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ से इनपुट पे कितना 0 अप्लाई किए तो आउटपुट पे 0 कब मिलेगा, 2TD टाइम के बाद, क्योंकि देखिए जब भी कैस्केडेड फॉर्म में नॉट गेट लगा रहे तो दोनों डिले टाइम ऐड हो जाता है, तो इसका डिले TD है, इसका डिले TD है, और ये दोनों कैस्केडेड में ही कनेक्टेड है, तो दोनों का डिले क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ इनपुट 0 अप्लाई करेंगे तो तुरंत नहीं मिलेगा मुझे आउटपुट पे 0, कितना टाइम के बाद, TD टाइम के बाद, सॉरी 2TD टाइम के बाद मिलेगा, क्योंकि TD इसका डिले और TD इसका डिले, और आउटपुट पे मिलेगा फिर 2TD टाइम के बाद, आउटपुट पे कितना मिलेगा 0 मिलेगा मुझे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं, ये तो 0 पे हुआ, 0 पे कितना मिला, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 अप्लाई किया 1, और फिर यहाँ पे कितना 0। अब चलते हैं एट t = TD सेकेंड, क्या t = TD सेकेंड में। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहीं 0 आ जाता है यहाँ से, फिर से हम 0 अप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा, फिर से 0 मिलेगा, क्योंकि देखिए फर्दर यही रिपीट होता जा रहा है, यहाँ से 0 1 0 1, फिर से ये रिपीट चलता रहेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ जाएगा फिर से ये 0 बनेगा, फिर 1 बनेगा, फिर 0, फिर 1 0, और प्रोसेस चलता ही रहेगा, बीच में तो कुछ होने वाला नहीं। क्यों नहीं होने वाला ये समझिएगा, क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कनेक्टेड है वो दो नोट गेट कनेक्टेड है, और 2 नोट गेट मीन्स इवेन नंबर ऑफ नोट गेट, इवेन ऑड में समझिएगा चीजों को, इवेन नंबर ऑफ नोट गेट, ये इंपॉर्टेंट है। अब सर ये मिलेगा कैसे, इसका अगर वेब फॉर्म ड्रॉ किया जाए तो वेब फॉर्म कैसे बनेगा, तो यही तो इंपॉर्टेंट है, जो वेब फॉर्म बनाएगा वही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब सर मान लीजिए इसका वेब फॉर्म हम बना रहे हैं, तो देखिए ये कहाँ से 0 से अप्लाई था, तो देखिए 0 अप्लाइड है, 0 पे ही रहेगा, इनपुट देखिए 0 पे ही तो रहेगा ना ये, तो इनपुट पे 0 है, आउटपुट पे 0 मिल रहा है, इनपुट पे फिर 0, TD टाइम के बाद फिर आउटपुट पे 0, और एट t = 2TD ले लेते हैं, तो फिर से 0, फिर से 1, फिर से 0, मतलब ये 0 0 कंटिन्यू चलता ही आ रहा है। अब मुझे मान लीजिए चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना है, इसके स्टेट को, तो क्या करेंगे, तो पता है जब भी स्टेट चेंज करने की बारी आती है तो एक नया एक्सटर्नल इनपुट अप्लाई करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिगर। क्या, ट्रिगर। तो अब इसको यहां से क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए, कुछ ही सेकंड के लिए इसको हटाएंगे, इस इनपुट को जो ये कनेक्टेड है फीडबैक में उसको हटा देंगे, और यहाँ पे क्या ट्रिगर अप्लाई कर देंगे, ट्रिगर इनपुट अप्लाई करेंगे, और ट्रिगर के थ्रू क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 हम अप्लाई कर देंगे, और फिर इसको ऐड कर देंगे, इस फीडबैक को फिर तुरंत ऐड कर देंगे, फिर से इसको ऐड कर देंगे। जो ही यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे तो देखिए आउटपुट पे अब कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 0, और फिर यहाँ पे कितना मिलेगा 1, और फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा फीडबैक के थ्रू, फिर से मिल जाएगा यहाँ 1, फिर 0, फिर 1, और फिर से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। पहले 0 चल रहा था, और जब 1 डाल दिया तो 1 चलता आ रहा है, यही तो हो रहा है ना। पहले से क्या था, 0 आ रहा था, और जब 1 डाले तो क्या हो गया, 1 चलता आ रहा है, यही चल रहा है। अब देखिए मान लीजिए ये 0 है, अब 1 डाल दिया तो क्या हो रहा है, 1 चलता आ रहा है, यहाँ पे 1 चल रहा है। अब फिर से मुझे अगर चेंज करना पड़ेगा तो फिर से चेंज करेंगे, तो फिर से यहाँ अप्लाई क्या करना पड़ेगा, इसको, इस जो फीडबैक है उसको हटाना पड़ेगा यहाँ से कुछ टाइम के लिए, और इनपुट एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर से 0 अप्लाई कर देंगे, तो फिर से ये 0 मूव करता रहेगा, कंटिन्यू ये फर्दर ऐसे ही फर्दर चलता रहेगा, क्यों चलता रहेगा इस तरह के, क्योंकि ये क्या है, बाय स्टेबल है, बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। यहाँ पे 0 भी स्टेबल स्टेट पे है और 1 भी स्टेबल स्टेट पे है, इसमें दोनों स्टेबल स्टेट है। तो जब भी इसका स्टेट चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई करना पड़ेगा, और जब एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई कर देंगे तो फिर वो उसी स्टेट में कंटिन्यू रहेगा। फिर से मुझे स्टेट चेंज करना पड़ेगा, तो फिर से एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई करना पड़ेगा मुझे, और इस तरह से ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा ये। ठीक, ये समझ में आ रहा है इतना। अब देखिए
ये तो क्या हो गया, बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की बात है। और इससे जुड़ी हुई कुछ पॉइंट है, मैं अभी लिखा दे रहा हूँ, ये पॉइंट याद रखिएगा बस। ये तो बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की बातें हो गया, इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ये आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा होगा बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ये मैं यहाँ राइट कर दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। देखिए पहला पॉइंट है, बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कैन बी मेड बाय कैस्केडिंग द इवन नंबर ऑफ नोट गेट विद फीडबैक इनटू द इनपुट ऑफ फर्स्ट नोट गेट। यही तो था ना, इवन नंबर ऑफ इनपुट, यही तो था ना, 2 नोट गेट लगा हुआ था यहाँ पे, और ये जो था, ये आउटपुट जो था कहाँ कनेक्टेड था, फर्स्ट के इनपुट पे, यही था। तो ये हमेशा याद रखेगा, इवन नंबर ऑफ नोट गेट प्रेजेंट होना चाहिए, यही चीज लिखा हुआ है लैंग्वेज के फॉर्म में। ओके, ये तो पहला हो गया। किसमें, बाय स्टेबल, जब इवन नंबर ऑफ नोट गेट प्रेजेंट होगा तभी जाके वो बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह वर्क करेगा। और कैसे वर्क करता है, प्रोसीजर हम जस्ट बता ही चुके हैं आपको। ओके, यही चीज लैंग्वेज फॉर्म में लिख दी है, जो आपको बाद में जब रिवीजन कीजिए तो आपको चीजें आराम से पता चल जाए। देखिए सेकंड पॉइंट है, डिले टाइम इज एडेड इन कैस्केडेड फॉर्म। इसका डिले मान लेते क्या, टीडी, और इसका भी डिले क्या, टीडी। तो पता है, अभी बताए थे कैस्केडेड में दोनों क्या होता है, ऐड हो जाता है। तभी तो जहां इनपुट 0 अप्लाई करते हैं, यहाँ 0 कब मिलेगा, टीडी और टीडी 2D टाइम के बाद यहाँ पे 0 मिलेगा मुझे। ओके, चलिए। इफ इन फीडबैक लूप इवन नंबर ऑफ नोट गेट देन सर्किट विल वर्क एज बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, जब भी फीडबैक लूप होगा, देखिए यहां से कनेक्टेड है, देखिए फीडबैक लूप, इसके अंदर में फीडबैक लूप में हमेशा इवन नंबर ऑफ गेट जब रहे, नोट गेट प्रेजेंट रहेगा, इवन नंबर ऑफ नोट गेट, इवन नंबर ऑफ नोट गेट, इवन नंबर ऑफ नोट गेट, तभी जाके ये बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह वर्क करेगा। अब देखिए कभी कभी होता क्या, अभी मैं क्वेश्चन भी लेके दिखाऊंगा, ये तो देगा 2 इवन नंबर ऑफ इनपुट, लेकिन फीडबैक यहां से कनेक्ट कर देगा आपको। तो फीडबैक में कितना नोट गेट है, एक ही तो नोट गेट हुआ ना, तो ये बाय स्टेबल की तरह फिर वर्क नहीं करेगा, ये किसी और तरह से वर्क करेगा, अभी पढ़ेंगे आगे हम। याद रखिएगा, जब भी फीडबैक के लूप के अंदर में इवन नंबर ऑफ नोट गेट प्रेजेंट होगा तभी जाके ये बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह वर्क करेगा। यही लिखा गया है ये पॉइंट में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, और लास्ट में क्या बताए थे, हम इसमें फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट नहीं करते हैं, कांट कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि पता है जब मान लीजिए यहाँ 0 अप्लाई किया तो ये 0 पे ही रहेगा, 0 पे ही रहेगा, क्योंकि 0 इसका स्टेबल स्टेट है। अब इसके स्टेट को जब चेंज करना पड़ता है तो हम एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई करते हैं, तभी तो इसका ये यहाँ पे ट्रिगर अप्लाई किया और ये चेंज हो गया, 1 बन गया। अब ये 1 पे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको, क्योंकि 1 इसका स्टेबल स्टेट है, 0 भी इसका स्टेबल स्टेट है। अब ये 1 पे ही चलता रहेगा फिर से ऐसे, फिर जब ट्रिगर अप्लाई करेंगे तब ये 0 पे आएगा। तो ट्रिगर मुझे एक्सटर्नल अप्लाई करना पड़ता है, तो पीरियोडिक वेवफॉर्म ही नहीं बनेगा। पीरियोडिक वेवफॉर्म बनेगा तभी तो आप फ्रीक्वेंसी निकालिएगा, उसका टाइम पीरियड निकालिएगा। तो क्या लिखा हुआ, बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कांट कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी बिकॉज वी चेंज द स्टेट बाय ट्रिगर। इसका हम जो स्टेट है इसको खुद से चेंज कर रहे हैं, एक्सटर्नल इनपुट अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर, तब जाके इसका स्टेट चेंज हो रहा है, इसलिए इसमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते ही नहीं है। ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट था और बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से रिगार्डिंग। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोगों को चारों पॉइंट क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, और इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक, चलिए, बाय स्टेबल समझ में आ गया, अब है मोनोस्टेबल। अब चलते हैं मोनोस्टेबल पे। ये तो और भी आसान है, मोनोस्टेबल नहीं, ये अस्टेबल होना चाहिए, नॉट मोनोस्टेबल, ये है अस्टेबल। मोनोस्टेबल क्यों बनाएंगे, कोई जरूरत नहीं है मुझे मोनोस्टेबल की। मोनोस्टेबल को अगर पढ़ना होगा तो आप क्या बोलते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना, यहाँ इसका कोई यूज़ नहीं है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मोनोस्टेबल का कोई यूज़ नहीं है, कोई काम का नहीं है। यहाँ पे काम का कौन है, यहाँ पे काम का है अस्टेबल, जिसको आप बोलते हो अस्टेबल को क्या बोलते हो, अनस्टेबल। लेकिन यहाँ पे अनस्टेबल नहीं बोलेंगे, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसमें नो स्टेबल स्टेट। और जब कोई स्टेबल स्टेट नहीं होगा तभी इसमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, क्योंकि ये होता है नो स्टेबल स्टेट मीन स्क्वायर वेव जनरेटर, कभी 0 कभी 1, कभी 0 कभी 1, कभी 0 कभी 1, और कंटिन्यू ये फर्दर चलता रहेगा। कैसे, ये देखिएगा, ये मान लीजिए एक नोट गेट ले लिया, ओके, और इससे फीडबैक यहाँ पे कनेक्ट कर दिए एट t = 0।
इसका टाइम डिले मान लेते हैं टी डी, कोई दिक्कत नहीं, टी डी मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ 0 अप्लाई करेंगे हम इनपुट पे, यहाँ पे 0 अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट पे कितना मिलेगा 1 मिलेगा, फिर से यहाँ ये 1 आ जाएगा, अब कितना मिलेगा 0 मिलेगा, फिर से ये 0 हो जाएगा, कितना मिलेगा 1, फिर से ये 1 है तो कितना 1 ही मिलेगा, सही बात है, फिर से ये 0, कंटिन्यू चलता रहेगा ये। इसको क्यों 0 क्यों लिखते हैं, ये देखिए ना, ये t इक्वल टू 0 पे हो गया, ये t इक्वल टू टी डी पे हो गया, ये t इक्वल टू 2dt पे हो गया, ये t इक्वल टू 3dt पे हो गया। ठीक है, 0 अप्लाई करें 1 और फिर फीडबैक लगाए तो 1 मिलेगा, फिर ये 0 बनेगा, फिर ये 0 अप्लाई यहाँ हो जाएगा, 1 बन जाएगा, फिर 1, ये फर्दर में ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये देखिए कैसे बनेगा, 0 1 0 1 0 1, टी डी टाइम है तो टी डी टाइम के बाद मिलेगा 0 देगा, तो टी डी टाइम के बाद 1 मिलेगा, फिर टी डी टाइम के बाद 1 आएगा तो कितना 0 मिलेगा, फिर यही रिपीट करता रहेगा टी डी, फिर से कितना ये टी डी, और ये फर्दर मूव करता रहेगा ऐसे। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम क्या बताए थे हम आपको, स्क्वायर वेव जनरेटर। और इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, तो ये देखिए ये 0 है, ये 1 है, फिर ये 0 है, ये 1 है, तो 0 1, देखिए मान लीजिए इसको मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ तक, तभी तो देखिए 1 और 0 कंप्लीट 1 और ये कंप्लीट 0 है, कितना ये टोटल टाइम पीरियड हो गया। टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया, टी डी प्लस टी डी मीन्स 2TD, और फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो कितना 1/t, तो 1/2TD। ओके, तो देखिए ये तो 1/2TD इसका हो गया, लेकिन हम जनरल केस में याद करेंगे चीज़ों को। मीन्स सर जनरल केस क्या बोल रहे हैं सर आप, जनरल केस में ये तो केवल एक लगा है ना, जैसे वहाँ पे क्या ले लिए थे 2 लगाया किए थे, अब 4 भी लगा सकते, क्योंकि हम क्या बोले थे इवन नंबर ऑफ गेट होगा, तो यहाँ पे वही चीज़ को लिखना है, क्या यहाँ पे क्या है 1 है, अब 3 भी हो सकता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट गेट क्या कितना होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ नोट गेट होना चाहिए फीडबैक में, ऑड नंबर ऑफ नोट गेट प्रेजेंट इन फीडबैक, किसमें अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में। ओके, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में ऑड नंबर ऑफ नोट गेट प्रेजेंट होगा फीडबैक में। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे या टाइम पीरियड निकालेंगे, तो टाइम पीरियड क्या फॉर्मूला हो गया 2TD, तो हम लिखते हैं इसको 2NTD, 2NTD, n इक्वल टू n मस्ट बी ऑड, हमेशा ऑड रहेगा। अब आपको ये सर्किट में देखना है n को, अगर इस तरह का सर्किट है तो यहाँ पे कितना 1, तो यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 पुट कर दीजिएगा तो कितना 2TD आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है यहाँ से 2TD, तो जनरल जो इक्वेशन एक्सप्रेशन हो जाएगा टाइम पीरियड का 2NTD, ये याद रखिएगा आप, 2NTD टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला। यहाँ n क्या है, n मस्ट बी ऑड होना चाहिए, n मस्ट बी ऑड होना चाहिए, और n है क्या नंबर ऑफ नोट गेट प्रेजेंट इन द फीडबैक लूप, नंबर ऑफ नोट गेट प्रेजेंट इन द फीडबैक लूप, याद रखिएगा आप, ये फीडबैक में कितना प्रेजेंट है 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 1/t, तो 1 कितना 2NTD, टाइम पीरियड निकल गया तो फ्रीक्वेंसी तो तुरंत निकल जाएगा, उसका जस्ट रेसिप्रोकल ही तो लेते हैं, F = 1/t और NTD। n याद रखिएगा नंबर ऑफ नोट गेट प्रेजेंट इन द फीडबैक लूप दिस, ये हमेशा ऑड होगा, n मस्ट बी ऑड इन केस ऑफ अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ओके, तो यहाँ पे अस्टेबल का ही बात करेंगे, इसलिए n हमेशा ऑड ही होना चाहिए। तो आपको बस इससे जुड़ी हुई इतनी ही बातें याद रखना, और इसमें फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्योंकि देखिए ये क्या बन रहा है पीरियोडिक वेव फॉर्म बन रहा है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, इस तरह से फाइंड करते हैं। और जो अभी पढ़े थे हम बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, उसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड ही नहीं करते हैं, इसीलिए वहाँ पे कोई फॉर्मूला ही नहीं था। तो 2 ही चीज़ पढ़ना है आपको, एक अस्टेबल और एक पढ़ना है बाइस्टेबल, दोनों में पढ़ना ही नहीं है। तो एक में फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, जिसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे दैट इज कॉल्ड अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, जिसमें एक भी स्टेबल स्टेट नहीं होता है, कभी 0 कभी 1 कभी 0 कभी 1, और जिसमें फाइंड करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, और उसमें क्या इवन नंबर ऑफ नोट गेट प्रेजेंट होता है फीडबैक में। हमेशा सर्किट को पहचानना यही होना चाहिए। अभी देते हैं अब क्वेश्चन, अब देंगे हम क्वेश्चन और देखते हैं आप लोग को कितना समझ में आया। अब कितना समझ में आया,
अब आपकी बारी आ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पूछ रहा है आपसे फाइंड द फाइंड वाई वेदर लैंग्वेज, देखिए वेदर y1 एंड y2 स्टेबल और अनस्टेबल, अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ये पूछ रहा है आपसे। अब y1 y2 क्या है, तो इसको मान लिया है ये y1 और इसको मान लिया है ये y2। पूछ रहा है, ये दे दिया है सर्किट, फाइंड y, पहले तो y फाइंड कीजिए आप, y फाइंड कीजिए कैसा है, स्टेबल है और या अनस्टेबल है, जो कुछ भी है। इसके बाद आपको साथ में ये भी फाइंड करना है y1 और y2, ये भी फाइंड करना है स्टेबल है और या अनस्टेबल है, मतलब y1 y2 तीनों फाइंड करना है। क्या सब सर, y1 y2 तीनों फाइंड कीजिए। स्टेबल है, बाय स्टेबल, क्या कौन सा मल्टी वाइब्रेटर है, दो ही पर है ना, बाय स्टेबल या अनस्टेबल है कि नहीं, अगर है तो कितना फ्रीक्वेंसी है इसका, अगर है तो कितना फ्रीक्वेंसी है, ये फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड दोनों चीज़ फाइंड करना है आपको। कैसे फाइंड कीजिए, खुद से फाइंड कीजिए, इसको सोचिए पहले। तो सबसे पहले सर ये है क्या, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, फिर तो मैं बता ही रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। तो पहले आपको खुद से करना है, फिर जाके इसका वीडियो सॉल्यूशन देखना है आपको। पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले देखिए 1 2 3 3 नोट गेट लगाए सर। 3 मीन्स ऑड नंबर ऑफ नोट गेट। जब ऑड नंबर ऑफ नोट गेट होगा दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, यही होता है ना। फीडबैक लगा हुआ है, देखो फीडबैक लगा है, और इसके अंदर में 1 2 3 नोट गेट प्रेजेंट है, और 3 इज ऑड नंबर है, इसीलिए ये कहलाएगा अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, फीडबैक लूप, ऑड नंबर ऑफ नोट गेट। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना है, तुम्हें सोचना है माइंड में, मैं लिख दे रहा हूं, सोचना है आपको। प्रोसीजर है ऑड नंबर ऑफ नोट गेट, तो क्या हो जाएगा ये अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, यहां तक इनपुट है और ये आउटपुट, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हो गया तो यहाँ फ्रीक्वेंसी भी होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेबल स्टेट होता है, अभी बताए थे स्क्वायर वेव जनरेट होगा, और यहाँ पे टाइम पीरियड भी होगा, दोनों चीज़ आएगा। अब निकालना है कितना होगा, और ऑप्शन के फॉर्म में यही चीज़ दे देता है आपको, ठीक। लेकिन दोनों चीज़ का, y का भी निकालना है, y1 का भी निकालना है, y2 का भी निकालना है। ये तो हो गया, केवल हम इनपुट यहाँ दिए और ये आउटपुट, केवल मैं y के बारे में बात कर रहा हूँ, इतना कुछ। ये जो बात कर रहा हूँ केवल y के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ, ओके। अब चलते हैं y1 पे बात करते हैं। अब चलते हैं y1 कैसा होगा सर, y1 भी क्या यही होगा, क्या अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, या वो बाय स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये तो 4 y हो गया, ये y के लिए हुआ, केवल इस y को केवल इस तरह से y लिखो, नहीं तो कन्फ्यूजन आएगा तुम लोगों को। अब 4y1 तो क्या करना, देखना सही से, यही चीज स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। अब y1 जब करेंगे तो इनपुट तो देखो, आउटपुट तो ये हो गया, अब ये यहां से पकड़ के खींच दो, यहाँ पे इसको पकड़ के खींचो यहाँ पे, तो ये चीज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं,
देखो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देते हैं, तो डायग्राम देखना कैसा बनेगा, दिस दिस दिस, ओके। देखो यहाँ पे y1 आ जाएगा और ये चीज को पूरा शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे, तो ये तो हो गया कितना, यहाँ पे जो आएगा ये y, ओके, और यहीं से फीडबैक कनेक्टेड हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y2। अब देखो फीडबैक पाथ में फिर चेक करेंगे, इसमें फीडबैक पाथ में कितना है 1 2 3, फिर से है ऑड नंबर ऑफ, फिर से चेक करें क्या, यहां लिख देते हैं फीडबैक ऑड नंबर ऑफ नोट गेट, तो ये कितना हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ नोट गेट होगा तो क्या होगा, ये अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, फिर से बनेगा ये अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, फिर यहां से निकलेगा टाइम पीरियड, फिर यहां से निकलेगा फ्रीक्वेंसी, दोनों चीज निकल के आएगा इसके लिए भी y1 के लिए। सिमिलरली जब y2 के बारे में बात करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आउटपुट पे, बाकी ये दोनों शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर से यही चीज आएगा, बस यहाँ पे आ जाएगा y1, यहाँ पे आ जाएगा y2 और यहाँ पे आ जाएगा सॉरी ये y1 है ना, ये तो शिफ्ट हो गया ना, तो ये y1 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब जो करेंगे जब y2 के लिए निकालेंगे ये सारी चीजें, तो ये शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ y1, ये y और ये y2, बाकी फीडबैक में वहाँ पे भी 3 दिखेगा। अब आप सोचो, आंख बंद करो और सोचो जब सर्किल में कोई चीज़ें होता है तो 1 2 3 पोजीशन को क्या पता कर सकते हो तुम ऐसे, वो तो सब लूप में ही रहेगा, तो इसको एक लूप मान लो, एक लूप में ये तीनों चीज़ें हैं, तो जब इसको 1 मानोगे तो ये 2 3 हो जाएगा, बाकी तो लूप में ही रहेगा ये चीज़ें, ये सब एक लूप में ही है ना, तो उसमें ऐसे जो बोलेंगे कौन फर्स्ट कौन सेकंड कौन थर्ड, तो वो तो पता नहीं चलेगा, वो तो हम जब रेफरेंस खुद से एज्यूम करेंगे उसके हिसाब से चलेगा, जो कौन फर्स्ट है भाई कौन सेकंड है, वैसे तो किसी को नहीं बता सकते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे, देख लो ये लूप में, तो हर जगह तीनों जगह बनेगा। अब सर तीनों का वेव फॉर्म कैसा बनेगा, क्या तीनों का वेव फॉर्म सेम बनेगा, क्या तीनों का वेव फॉर्म भी सेम बनेगा, सोचना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है यहाँ पे, और तुम पढ़ रहे हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो लॉजिक पे ही बेस्ड है चीज़ें। अब देखो तीनों क्या हो गया, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अब बनाते सबसे पहले हम y का वेव फॉर्म, तो कैसे बनेगा वेव फॉर्म, 0 1 0 1 ऐसे ही बनेगा, यहाँ अप्लाई करेंगे क्या 0, तो यहाँ आएगा 1, फिर बनेगा 0, फिर बनेगा 1, देखो अप्लाई किए 0 आ गया 1, अप्लाई करेंगे 1 तो आ जाएगा 0, और फिर ये चला जाएगा यहाँ पे, ऐसे ही तो चलेगा ना। तो कैसे बनेगा वेव फॉर्म, पहले 0 अप्लाई करते हैं, ये बनेगा 1, फिर ये 0, फिर ये 1, कंटिन्यू फर्दर चलता रहेगा, यही होगा 0 1, ये तो y के लिए हो गया। लेकिन याद रखना यहाँ पे, अगर मान लो इसका टाइम डिले TD दे दिया रहता, इसका टाइम डिले TD दे दिया रहता, इसका टाइम डिले TD दिया रहता, तो 0 अप्लाई करते तो 1 कितना देर के बाद मिलता, तीनों कैस्केडेड में है, ये तीनों कैस्केडेड में है, और कैस्केडेड में जो डिले टाइम होता है ऐड हो जाता है, TD 3 TD हो जाता है, 3 TD के बाद होता है इसका ये, तो अभी तो बताए थे हम तुमको। अब अगर यहाँ f का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी टाइम पीरियड निकालेंगे, तो कितना निकलेगा 3 TD, यही तो निकलेगा ना, 3 TD निकलेगा। और तुमको क्या बताया था हम NTD, तो n क्या है, यहाँ 3 है, नंबर ऑफ नोट गेट इतना %, तो कितना हो जाएगा यहाँ 3 TD, सॉरी 3 TD नहीं, 3 ये तो होता है कितना 2n TD, टाइम पीरियड क्या होता है 2n TD, n कितना है, नंबर ऑफ नोट गेट कितना % है 3, तो यहाँ पुट कर दो 2 × 3 × TD, तो कितना हो गया 6 TD हो जाएगा इसका टाइम पीरियड, 6 TD हो जाएगा। ये फॉर्मूला था 2n TD, n क्या था, नंबर ऑफ नोट गेट प्रेजेंट इन द फीडबैक लूप, कितना 3% है ना, और यहाँ से अगर f निकालोगे तो कितना निकलेगा 1/t, दैट इज 1/6 TD, ये निकल जाएगा आपका क्या फ्रीक्वेंसी, यही फ्रीक्वेंसी निकलेगा f1 के लिए, मतलब जो y1 के लिए निकालोगे यही निकलेगा सेम, y2 को निकालोगे यही निकलेगा सेम, टाइम पीरियड भी सेम निकलेगा, लेकिन तीनों का वेव फॉर्म डिफरेंस आएगा। कैसा होएगा वेव फॉर्म, ये समझना कैसा आएगा वेव फॉर्म, y का वेव फॉर्म आएगा ये, अगर यहाँ पे y1 का वेव फॉर्म निकालोगे तो इसका जस्ट 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा, मतलब सर, मतलब जहाँ पे ये 0 आ रहा है वहाँ पे 1 आएगा, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 आएगा, फिर 0 के 1, 1 का 0, कैसे ये देखो, यहाँ से तुम 0 अप्लाई किए तो यहाँ पे कितना 1 मिला,
ये 1 यहाँ पे गया, फिर देखो 0 अप्लाई किए, यहाँ 1, यहाँ कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इसी का तो बात कर रहे हो तुम, y1 का ही तो बात कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे जब 0 1 गया तो 1 गया, यहाँ पे देखो 0, और यहाँ पे कितना फिर मिल रहा है, वहाँ यहाँ पे कितना मिल रहा है, फिर 1, 1 से 0, 0 से फिर कितना 1 मिल रहा है फिर। मतलब इसका जस्ट अपोजिट मिल रहा है कि नहीं। जब हम 0 अप्लाई कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है, जब 1 अप्लाई कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है। कैसे, ये देखो, इसको पहले मिटा दे रहा हूँ, जिसको कन्फ्यूजन है यहाँ क्लियर कर लेना। ये देखो, ये तो पता है क्या, ये y1 है और ये y है। अब देखो यहाँ पे पहले हम 0 अप्लाई करते हैं, 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा कितना, 1 मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा 0, और यहाँ पे कितना मिलेगा 1। तो 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो 1 मिल रहा है, तो ये y का वैल्यू 0 1 0 1 चल रहा है यहाँ पे, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो क्या 0 अप्लाई किए तो कहाँ 0 ही तो मिल रहा है ना, यहाँ पे 0 ही तो मिल रहा है ना। और यही जो 1 है फिर फर्दर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, और जब 1 जाएगा यहाँ पे तो कितना बनेगा, ये बनाएगा 0, और फिर 0 कितना बनाएगा 1। तो ये क्या हो रहा है, 0 से 1 और 1 से 0। जब यहाँ 0 अप्लाई करें तो 1 आ रहा है, 1 अप्लाई करें तो 0, कोई फीडबैक पाथ है, फिर से ये यहाँ पे चला आएगा। मेन गेम है यहाँ पे फीडबैक पाथ का। तो इसका और यहाँ पे जस्ट बनाएंगे क्या, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग टाइम पीरियड का, y1 का। तो देखो यहाँ जहाँ 0 है, देखो 0 तो इससे तो ऐसे स्टार्टिंग हो जाएगा, बाकी 0 का जगह क्या हो जाएगा 1, ये 1, इसके बाद कितना हो जाएगा फिर 0, फिर 1, कंटिन्यू चलता रहेगा। मीन्स y1 और y2 के बीच में ये इस वेव फॉर्म ड्रॉ करने के लिए कभी नहीं आएगा। इस दोनों में बस इतना याद रखना, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है, तीनों का वेव फॉर्म से बस 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। और अगर डिले है सब में तो वही डिले टाइम जो है उतना से डिले होके आएगा। इसका डिले अगर TD है तो TD डिले हो जाएगा और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा। इसके बीच में और y2 के बीच में भी, इस तीनों के बीच में भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। लेकिन होगा तीनों कैसे, पीरियोडिक नेचर का है। तो अब बताओ, ये अगर यहाँ माइनस इनफाइनाइट से हो जाए और प्लस इनफाइनाइट तक चले जाए, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो जाए यहाँ तक जा रहा है, तो मान लो डिले टाइम देगा, बाकी तो चलता ही रहेगा, क्योंकि ये भी माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब कोई एक बीच वाला पोर्शन दिखोगे तो तीनों तो सेम ही दिखेगा ना। बाकी अगर इनिशिएशन को देखोगे और फाइनल को देखोगे तो लगेगा जो हाँ कुछ ना कुछ डिले है, TD डिले है, फेज शिफ्ट है, दोनों में 180 डिग्री का, किसी दो ग्राफ को देखोगे। बाकी ये इधर से चलता आ रहा है और ये इस साइड चलता जा रहा है इधर में, तो बीच वाला पोर्शन देखोगे तो कहीं पे तो सेम ही दिखेगा दोनों। इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना, बस याद रखना y1 y2 तीनों पीरियोडिक वेव फॉर्म बनेगा, और तीनों कैसा नेचर का होगा, तीनों पीरियोडिक नेचर का होगा, और तीनों के बीच में जो फेज शिफ्ट होगा दैट इज 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। ओके, ये समझ में आया कि नहीं, ये बता दो, ये समझ में आया कि नहीं। दोनों के बीच में कितना 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा, यही होगा इसका आंसर। तो ये सबसे पूछ क्या रहा था, इसमें तो एक ही चीज पूछ रहा था, कैसा होगा, तो अनस्टेबल होगा, बस यही ऑप्शन में दिया होता, बस अनस्टेबल टिक करके आगे बढ़ जाते तुम। ये तो हो गया सिंपल एक क्वेश्चन सर। अभी आप बोले थे सर फीडबैक वाला एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ, अभी एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें फीडबैक से थोड़ा फंसाया जाएगा चीज़ों को। आप देखो इतना डीप में नहीं पूछेगा तो या तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड पूछ लेगा, या पूछ लेगा अनस्टेबल या फिर बाय स्टेबल। तो टेंशन नहीं लेना है, इसीलिए मैं डिटेल में सब कुछ बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन आएगा, देखना कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन लिखना, देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना तुम लोग। इसमें एक ही चीज पूछा रहा है, ए डिजिटल सर्किट डिजाइन्ड बाय नोट गेट यूजिंग नोट गेट्स where डिले ऑफ नोट गेट, अभी तक जो जिसको TD बोल लेते वो दिया हुआ है, डिले ऑफ नोट गेट इज 1/3 माइक्रोसेकेंड दे दिया है। द सर्किट इज गिवन बिलो, सर्किट दिख रहा है नीचे, देख लेते हैं। अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कर लिए मतलब समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से इसका गेम।
ये पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? डिजिटल सर्किट यूजिंग नोट गेट वेयर डिले ऑफ नोट गेट इज 1/3 माइक्रोसेकेंड, द सर्किट इज गिवन बिलो। सर्किट दिख रहा है आपको, टी डी मान लेते हैं, इसका टाइम पीरियड है टी डी सबका टी और टी, और जिसका वैल्यू दिया गया है कितना, ये टी का वैल्यू कितना दिया 1/3 माइक्रोसेकेंड। पूछ रहा है द सर्किट इज गिवन, द आउटपुट वाई विल गेट, वाई जो यहाँ मिल रहा है, वाई जो मिल रहा है वो बोल रहा है आपको फाइंड करने के लिए। वो आपसे पूछा जा रहा है जो कितने टाइम के बाद वाई मिलेगा, वहाँ पे टाइम पीरियड निकालिए और फिर फ्रीक्वेंसी निकालिए, इसका टी और एफ दोनों चीज़ निकालिए, एक निकाल लीजिएगा तो एक निकल ही जाएगा। वाई का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो सबसे पहली बात इसमें आती है जो सर ये है कौन सा, मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल है, अस्टेबल है, बायस्टेबल। तो मोनोस्टेबल तो सबसे पहले साइड कर दो, वो तो आता ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मोनोस्टेबल या तो बायस्टेबल हो सकता है या तो अस्टेबल हो सकता है। तो ये पहचानते कैसे हैं? तो ये पहचानते हैं फीडबैक लूप में जितना नंबर ऑफ नोट गेट प्रेजेंट हो उसी के थ्रू। ठीक, यही बताया हूं मैं। अब चेक करो यहाँ पे जो फीडबैक है उसमें नंबर ऑफ नोट गेट कितना प्रेजेंट है। देखो फीडबैक से ही पता चलेगा, हमेशा याद रखना। तो सर फीडबैक लूप तो ये है। सबसे पहला काम क्या, फीडबैक लूप देखना। फीडबैक लूप में कितना नोट गेट प्रेजेंट है सर? 3 नोट गेट। 3 कैसा नंबर है सर? ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर ऑफ नोट गेट होता है तो क्या होता है? तो सर अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में क्या करते हैं सर? स्क्वायर वेव जनरेट करता है जो कि पीरियोडिक नेचर का होता है। तो टाइम पीरियड भी फाइंड करते हैं और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करते हैं उसमें। बिल्कुल सही बात है, यहाँ टाइम पीरियड भी होगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी भी होगा। ये केवल किसका बात हो गया? यहाँ अगर हो जाए तो यहाँ मान लो अगर y आ गया, सॉरी y1 आ गया, तो ये केवल y1 का बात हुआ। मुझे निकालना है y, याद रखना इस बात को। ये तो केवल यहीं तक पहुँचे हो जहाँ तक फीडबैक लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी एक लगा दिया है नोट गेट। क्वेश्चन में गेम क्या है, ढंग से अच्छे से गेम क्या है क्वेश्चन में, तो इस बात को याद रखना। यहीं तक पहुंच पाए वाई, इतना डाटा के थ्रू जो निकालोगे अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ये यहीं तक काम करेगा, इसी तीनों को रिप्लेस करेगा केवल, बाकी ये एज इट इज रहेगा। ये बात याद रखना तुम। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया तो सर एक नोट गेट तो सिंपल हैंडल कर लेंगे, जितना आएगा उसका कंप्लीमेंट कर देंगे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही बात, कंप्लीमेंट करके आंसर लेके आइएगा। मुझे निकालना क्या है? मेरा मेन मोटिव है इसका टाइम पीरियड निकालना और इसका फ्रीक्वेंसी निकालना। यही चीज तो निकालना है मुझे, क्या सब? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो अब बताओ ये जो अभी तक अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है y1 तक इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? 2n td, और n इक्वल टू कितना होता है? जितना लूप में नोट गेट प्रेजेंट होता है तो कितना है? 3। यही तो है ना यहाँ पे 3, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू सॉरी 2 है यहाँ पे, td मतलब कितना? 6 td। ये हो गया टाइम पीरियड। y1 के लिए हो रहा है ये सारी गेम, समझ लेना। तो f कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ पे चल रहे, f इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/t, 1 कितना? 6 td। अब देखो td का वैल्यू कितना गिवन है? td का वैल्यू यहाँ गिवन है कितना? 1/3। तो 6 इंटू कितना हो जाएगा? 1/3, तो कितना हो जाएगा ये? 2 किस में? माइक्रो सेकेंड, याद रखना 2 माइक्रो सेकेंड आ गया इसका टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 2 माइक्रो सेकेंड। अब देखो सही है ना? सही कैसे है? 2 माइक्रो सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 माइक्रो सेकेंड। अब देखो यहाँ पे 1/2, और ये माइक्रो को क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻6 इंटू सेकेंड। 3 को ऊपर लेके चले जाओ, यहाँ f का वैल्यू निकालना, यहाँ देखना, यहाँ से यहाँ 10⁻3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर नीचे में 2 बचेगा, और बाकी देखो 10⁻3 यहाँ पर चलेगा, तो ये किस में चला गया? ये अभी तक हर्ज में था, ये अब हर्ज में है यहाँ तक,
अब ये चला गया किलो हर्ज में, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000/2 500 किलो हर्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ज ही तो होता है ना, 1/टाइम पीरियड हर्ज। यहाँ देखो हर्ज में है तो देखो ये 10⁻³ को ऊपर लेके जाएंगे तो किलो हर्ज में हो गया, बाकी 10⁻³ को ऊपर कर लिए, यही ना हो गया। 10⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा कितना 10⁻6 हो जाएगा, तो 10⁻³ यहाँ रखे 10⁻³ जो 1000 है किलो बना दिए इसको, और ये कितना बचा 500 किलो हर्ज। ये किसका आया, ये केवल इसका फ्रीक्वेंसी आया है 500 किलो हर्ज, और टाइम पीरियड कितना आया है, इसको F1 मान लेते हैं, T1 कितना आया है 2 माइक्रोसेकेंड। ये केवल Y1 का आया है, निकालना मुझे क्या है, निकालना मुझे Y का है, तो Y का कैसे निकालेंगे, Y का कैसे निकालेंगे। तो अब देखो यहां पे जितना आएगा इसका इंप्लीमेंट ही तो यहां पे आएगा ना, सॉरी इंप्लीमेंट नहीं कंप्लीमेंट ही तो आएगा ना यहाँ पे, Y इक्वल टू कितना हो जाएगा Y1 का कंप्लीमेंट। अब तुम बताओ, सोचो थोड़ा सा, सिग्नल सिस्टम थोड़ा सा भी पढ़े होगे, यहाँ Y1 का फ्रीक्वेंसी है 500 किलो हर्ट्ज, और इसका जब कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या इसका फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज पड़ेगा क्या, क्या फ्रीक्वेंसी का पे चेंज आएगा, इसका जस्ट कंप्लीमेंट ले रहे हैं। कंप्लीमेंट लेने का मीनिंग क्या होता है, फिर जो वेव फॉर्म जा रहा है, जो स्क्वायर वेव फॉर्म चल रहा है उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, मतलब जो 0 था 1 हो गया, जो 1 था वो 0 हो गया, यही तो होता है ना। तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया इसका वेव फॉर्म से। सोचो बस बात को, 0 था 1 हो गया, कंप्लीमेंट तो ये था 0 को 1 कर देना, 1 को 0 कर देना, तो y इक्वल टू y1 कंप्लीमेंट हो गया। तो फ्रीक्वेंसी पे तो पता है, फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिले से कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्रीक्वेंसी पे, पता है तुम्हें। अब देखो शिफ्टिंग करने से भी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मान लो कोई सिग्नल, समझना इसको, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे मान लो सिग्नल जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसमें डिले कर दे, मान लो इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दे हम, डिले कर दे, तो क्या इसके वेव, इसका फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सिग्नल सिस्टम में आप अच्छी तरह जानते होंगे। तो जितना इसका फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही इसका फ्रीक्वेंसी होगा कितना 500 किलो हर्ट्ज, और इतना ही इसका टाइम पीरियड होगा 2 माइक्रोसेकेंड। चेंज कितना का आएगा, तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट आएगा इसके वेव फॉर्म में और इसके वेव फॉर्म में, बस इतना ही चेंज दिखेगा। बाकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड से इसके कंप्लीमेंट करने पे कोई चेंज नहीं पड़ता है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह पता होगा, नहीं पता है तो सुन लो कान खोल के यहाँ पे और लिख लेना अपने नोटबुक में। जो शिफ्टिंग करने से या फिर कंप्लीमेंट करने से फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आता है। ओके, तो आंसर में कितना आ गया 500 किलो हर्ट्ज और 2 माइक्रोसेकेंड, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, और कैसा वेव फॉर्म आएगा, तो यहां पे स्क्वायर वेव आ रहा था, यहां पे भी कैसा आएगा स्क्वायर वेव ही बने आएगा, लेकिन 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ आएगा। जितना यहां पे आएगा उसका 180 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ आएगा। ओके, आया कि नहीं समझ में, ये बताओ, समझ में आया कि नहीं, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही हलवा टाइप का आएगा, इस पे दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन कैसे आएगा। सो इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट को इतना डीप से मैं जाके घुस के पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के इंसाइट दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये थोड़ा सिग्नल सिस्टम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ओके, और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आज आप लोग कवर किए नोट गेट का एप्लीकेशन वाला पोर्शन, मोनोस्टेबल के बारे में बेसिक आइडिया, बाकी इस दोनों को जो डिटेल में आता है, और स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर दोनों के बारे में पढ़ा है। तो अभी तक आप लोग जितना पढ़ चुके हैं उसको अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा, अच्छी तरह से प्रॉपर वे में नोट्स बनाइएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए गेट 2022 के रिगार्डिंग या 2023 के रिगार्डिंग या किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, चाहे हमारे जेनिथ, ग्रेविटी, गैलेक्सी या फिर ATC AA या फिर जेनिक AE, कुछ भी चाहिए, आप जेनिक लैब ऐप इंस्टॉल कीजिएगा अपने मोबाइल में, और वहाँ पे रजिस्टर करके जो बेसिक होता है, हर ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे चले जाइएगा और उसके थ्रू सारा कुछ का एक्सेस आपको दिख जाएगा। वहाँ पे कोई भी डॉट होगा, कोई भी PDF होगा, सब कुछ दिखेगा। और हाँ, ये जितना भी क्लासेस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होता है वो आपको जेनिक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और उस ग्रुप का मेंबर्स बन जाएगा। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगा, जो भी अपडेट होगा, चाहे लाइव क्लास हो, चाहे वो मैराथन सेशन हो, चाहे वो कभी भी कुछ भी नया हम लोग प्लान कर रहा हो, तो उस ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको डिस्कस करना है
या किसी भी तरह का डॉट हो रहा है इस क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, आप क्योंकि सामने में तो है नहीं जो पूछ सकते हैं, तो दो ग्रुप है, एक पंकज शुक्ला सर के नाम से ग्रुप होगा और एक चंदन सर के नाम से ग्रुप होगा। टेलीग्राम पे ही दोनों ग्रुप है, उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। आपको टेलीग्राम पे भी सर्च कर लीजिएगा, यही तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। आप ग्रुप में भी पूछिएगा तो कोई ना कोई बता देगा आपको। उस ग्रुप पे जाके अपना डॉट आप वहाँ पे पोस्ट कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा या हमारी पूरी फैकल्टी टीम ट्राई करेगी आपके डॉट को वहाँ पे रिजॉल्व कर सके। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ सुपर डिस्कशन के साथ। तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए और हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, और शेयर भी कीजिए, अपने कलीग तक पहुँचाइए, अपने जूनियर तक पहुँचाइए, जिसको बेनिफिट ले सके इस क्रैश कोर्स का, जो कि ESE, ISRO और BARC के लिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक एंजॉय करते रहिए और जुड़े रहिए जेनी के साथ। थैंक यू सो मच।